के बाद में अगर देखा जाए तो आज दो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जिस पर बात हो रहा है, पहले तो ये कि विमेन लेड डेवलपमेंट, जिस पर कि हम तकरीबन हम सुबह से ही इस पर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग, यानी कि किस तरीके से हम जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोच भारत की है, कैसे हम उसे आम जनों तक पहुंचा सकते हैं। हम आज बात करेंगे, पूरे विश्व की बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे भारत के साथ में। हमारे देश की क्या सोच है। जेके त्रिपाठी, यहां पर मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी, चूंकि अभी बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं बात करना चाहूंगी। एक जो विजन है प्रधानमंत्री का, पीएम वाणी के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसकी शुरुआत जो है वो 2017 से की गई है। एक बहुत ही बेसिक स्तर से ये सोच शुरू हुई। जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जिनके पॉसिबल नहीं होता है कि वो बहुत सारा वो डेटा खरीद सके हर महीने में और उसके बाद वो पढ़ाई कर सके, लेकिन पीएम वाणी एक ऐसी सोच दे रहा है, हालांकि वो अभी नहीं, लेकिन वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिलेगा कि बहुत कम में बच्चे अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे, वाईफाई उन्हें मिल सकेगा, बहुत सस्ते कीमत में पर जो है वो मिल सकेगा। अब क्या लगता है आपको, भारत किस सोच की तरफ आगे बढ़ रहा है? हम पूरे विश्व की बात तो करेंगे। देखिए, भारत पूरी क्षमता के साथ अब डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है जी। और इससे फर्क देखिए क्या पड़ा है। इससे फर्क ये पड़ा है कि जैसा आपने पीएम वाणी की बात की कि स्टूडेंट्स को, छात्र लोगों को और युवाओं को जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो डेटा को एक्वायर कर सकें, क्योंकि हर चीज़ आजकल पैसे से, हर चीज़ की कीमत होती है, वो लोग कम से कम इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही अभी आपने देखा, मैं देख रहा था कि डिजिटाइजेशन का ये फ़र्क है कि आप आधार, पैन, इन सबको जोड़ देते हैं, फिर आपका हेल्थ कार्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके बारे में पूरा डेटा पता है हर एजेंसी को, और वो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, या आप इंडियन सिटीजन हैं कि नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ देखिए, अभी गांवों में लैंड की मैपिंग जो है वो डिजिटाइज्ड हो गई है। आप भूलेख पर जाइए और देखिए कि आपका लैंड कितना है और क्या है। तो लैंड ग्रैब की जो बात थी वो नहीं हो सकती। प्लस अभी देखिए क्या है कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस आपके ई स्टैम्प ड्यूटी से और तुरंत हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। राशन कार्ड देखिए, कितने बोगस राशन कार्ड बने थे, लेकिन आधार और राशन कार्ड को आपने जोड़ दिया, उससे क्या हुआ कि कितने जो बोगस थे वो निकल गए। आपका डिजी यात्रा, डिजी लॉकर, ये सब चीज़ें। और देखिए आज की डेट में भारत में रोज़ 36 करोड़ लोग डिजिटाइज पेमेंट कर रहे हैं। 36 करोड़ यानी भारत की जनसंख्या का 1/4। और पिछले साल 83.8 लाख करोड़ का डिजिटाइज ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि कुल का 35% था। और ये उम्मीद की जाती है कि 2030 तक हमारे 85% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटाइज्ड होंगे। और अभी हमारे पास 70 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि उम्मीद यह है कि 2030 तक 120 करोड़ हो जाएंगे। मतलब बच्चों को छोड़ दीजिए तो तकरीबन हर वयस्क जो इस्तेमाल कर सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा। अब ये चीज़ें जो हमने ये प्रोग्रेस की है, इसको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत, या ये कहिए कि हम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते रहें, चाहे वो मेडिसिन की बात हो। इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और भी सिर्फ 55 देश ऐसे हैं जो कि डिजिटाइज ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अभी भी 150 से ज़्यादा देश जो हैं वो डिजिटाइज नहीं है, और उसमें हम अपनी प्रोग्रेस जो है, अपनी खूबी, अपनी ताकत जो है वो उनको देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफ़र करेंगे, हम उन्हें knowledge transfer करेंगे। India is showing world the way as far as digital influence is concerned. Dr. Charu, you were narrating a very interesting anecdote about how digitization has got into our lives at a day-to-day level here in India. That's very interesting to see, even the hawkers using scanners, UPI being used.
so rampantly here in India, and we are almost nearing total cashless transactions as the Prime Minister envisaged. I totally agree with you, Sheetal ji, because I personally feel it was a golden period of India, Bharat's existence. जब 2014 में हम लोगों ने डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में ऐलान सुना 15 अगस्त 2014 को, और 1 जुलाई 2015 आई कैन नेवर फॉरगेट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बनकर आया, जिसने इतनी हॉलिस्टिकली 3 विजन एरियाज पे काम करने का निर्णय लिया कि हम सबको हार्डवेयर देंगे, हम सबको सॉफ्टवेयर देंगे और हम सबको ज्ञान देंगे आईटी के बारे में। सो आईटी फॉर मासेस, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, ये सारे पॉइंट्स एक्चुअली फ्रक्टिफाई होने लग गए ग्रास रूट पे जाके। तो सिर्फ हार्डवेयर देना या सिर्फ सॉफ्टवेयर देना यूजलेस है। जब तक एक अम्ब्रेला प्रोग्राम डिजिटल इंडिया नहीं आया था, हम लोग इन बातों को आइसोलेशन में सोच रहे थे, और 2015 से हम लोग इसको हॉलिस्टिकली लेके चलने लगे। फिर आया एक टाइम जब इंडिया स्टैक करके हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को चौकन्ना कर दिया। हम लोगों ने 4-5 लेयर्स बनाई अपने देशवासियों के लिए। हमने कहा कैशलेस, जिस पे आपने यूपीआई का जिक्र किया, हमने कहा फेसलेस, आधार और ई-केवाईसी, और हमने कहा प्रेजेंसलेस, जिसमें डिजी लॉकर के बारे में कि आप अपना सारा डेटा, अपने सर्टिफिकेट डायरेक्टली उससे एक्सेस कर सकते हैं। और एक और लेयर है जिसका जिक्र अब ज़्यादा आएगा, वो है ई-कॉन्सेंट लेयर। Okay. कि अब प्रिवेसी को लेकर बिना कॉन्सेंट के हम किसी का डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। और उस मामले में हमारे देश ने एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया है, डीपीडीपी एक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोविजन हमने किया, जिसमें ये कहा गया कि सिटीजन का डेटा उसकी मर्जी के बिना यूज, एब्यूज, रीयूज और मिसयूज नहीं होगा। Right. कितनी बड़ी बात कह दी। और उसको पूरा करने के लिए हमारे डीपीडीपी एक्ट ने, अब वो एक्ट बन चुका है, बड़ी क्लियरली कहा कि एक डीपीए होगा, डिजिटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी, और वहाँ पे अगर मुझे किसी डेटा फ्यूडिशरी यानी कि किसी कंपनी से कोई शिकायत है, तो मैं एज अ डेटा प्रिंसिपल उसके पास जा सकती हूँ। अब सारी जितनी कंपनीज, बिग टेक कंपनीज, जिनकी एक हेजेमनी हो चुकी थी सिटीजन का डेटा लेके उसको यूज और मिस यूज करने की, वो अब एक सख्ते में आ गए हैं। तो हमारा देश, अगर आप देखिए, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सिटीजन्स की मदद कर रहा है। और जो आपने एनेक्डोट की बात की, मैं वो बात कहना चाह रही थी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि हमारा सिटीजन जो जगह जगह स्कैटर्ड है, हमारी सारी वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू माय ग्रास रूट किराना शॉप, ये सारे अगर डिजिटल पे आ जाएंगे, जो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस स्टेप्स, तो हम बहुत ही अजूबा क्रिएट करते हैं। And at a very rapid pace. Very rapid pace. I mean, you look at COVID. Yeah. You look at how COVID has created an impact. मतलब, I remember when we were traveling abroad, Indians were probably one of those rare citizens who were carrying their digital certificate of COVID vaccination on their phones. Which even Western countries did not have. Another anecdote that I would allude to is I remember in those times I was in Ukraine during the conflict, and a youngster there spoke about our vaccine and how India is helping the world in countering this pandemic. It was just a 15-year-old talking about India's vaccine, which was I felt really proud as an Indian. Not just vaccine, Sheetal ji, I also think the fact that we had COVID certificates on our phone all the while. Exactly, and so quickly. So quickly, you all the time. remember our Minister of External Affairs, Jaishankar, had narrated an anecdote that when he visited New York, he went to a restaurant with his son, Dhruv, and he immediately produced his vaccine certificate, while his son used to shuffle from his wallet and gave an old dilapidated paper certificate. बिल्कुल जेके त्रिपाठी जी बिल्कुल बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें, और खास करके जो अभी मैडम चारू आपने जो बताई, बहुत इंफॉर्मेटिव।
और बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो जानकारियां हैं वो हमारी जनता तक भी पहुंचे। जैसे कि आपने कहा कि अब बिना आपकी मर्जी के कोई आपकी जानकारी अगर शेयर कर रहा है तो ये अपने आप में कितना बड़ा अपराध है। क्योंकि अभी आप देखिए कि अगर कहीं से अभी कहीं भी अगर आप जाते हैं तो अभी भी लोगों की रूटीन में है कि अगर कोई पेपर कोई कागज उनसे मांगा जाता है तो वो तुरंत अपना आधार कार्ड निकालते हैं और तुरंत देते हैं। लेकिन अब जागरूकता आ रही है कि उन्हें पता है कि लास्ट के 4 डिजिट ही शो करने हैं, मास्क हो चुके हैं नंबर्स, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है। मैं जोड़ना चाहूँगी अब राजीव भाटिया को और हम आप लोगों के पास भी आएंगे। राजीव भाटिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे अभी इस समय चर्चा में आपको जोड़ते हुए। मैं बात कर रही हूँ डीपीआई की और ये इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कि आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और यशोभूमि में भी इस वक्त इस पर चर्चा चल रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन भारत इसे कह रहा है कि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर पब्लिक। आम लोगों के हाथों में कैसे जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो पहुंच जाए, लेकिन बहुत सलीके से पहुंचे। राजीव भाटिया, मेरा सवाल आपसे है कि डीपीआई तो बाकी वर्ल्ड में भी है, लेकिन भारत की सोच कैसे अलग है, हमें इस बारे में आप समझा सकते हैं डीपीआई को लेकर? देखिए, जो भारत का दर्शन है इसके बारे में वो दूसरे मुल्कों से काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी भिन्न है। उसका कारण यही है कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये सब कुछ ओपन सोर्स सिस्टम के ऊपर आधारित है और इसलिए इसमें किसी विशेष कंपनी का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है और इसीलिए भारत का जो वर्जन है डीपीआई का, उसकी वजह से भारत के लोगों को तुरंत बहुत ज़्यादा लाभ हो चुके हैं। और ये अच्छी बात है कि हमने जो हमें ये तरीके के प्लेटफॉर्म मिले हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले हैं, पहले G20 मिला, फिर अब P20 मिला हुआ है, उसके ज़रिए हमने अपने जो सकारात्मक अनुभव हैं उनको सारी दुनिया के हिस्सों में पहुंचाने का प्रयत्न किया है और ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूं कि लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मगर साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है जो की जा रही है सरकार की तरफ से, वो ये है कि इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का तरीका यही है कि हम हर ऐसे देश से जिसकी रुचि है इस क्षेत्र में सहयोग करने में भारत के साथ, उसके साथ अपने समझौते करें और उन समझौतों का कार्यान्वयन करने का पूरा अच्छी तरह से प्रोग्राम बनाएं। तो जैसा अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा जी कि देश के दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी तक डीपीआई का कोई उनकी एंट्री नहीं हुई है, उस पर असर नहीं हुआ है। तो ये सब भारत के लिए पूरा का पूरा खुला हुआ क्षेत्र है और अब G20 P20 के बाद में मुझे ऐसी आशा है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो हमारी सरकार है, वो एक पूरी तरह से कार्यक्रम बनाकर जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको आगे बढ़ाएगी और धीरे धीरे हर क्षेत्रों में, जैसे अपने दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ अलग अलग समझौते किए जा सकते हैं। फिर हम साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ सकते हैं, सेंट्रल एशिया में बढ़ सकते हैं, जिसे हम अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड कहते हैं, उसमें हम बढ़ सकते हैं। इट इज ओनली बाय टेकिंग दीज स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स। और ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। राजीव भाटिया, रजत कठोरिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। रजत, आप हमें समझा सकते हैं, मेरा ऑलमोस्ट मेरा सेम क्वेश्चन आपसे भी है। डीपीआई, हमारी सोच कैसे अलग है? बाकी अगर वर्ल्ड में हर तरफ डीपीआई तो है, लेकिन भारत की सोच कैसे अलग है? तो हमारा जो सिस्टम डीपीआई का जो डेवलप हुआ है वो काफ़ी देर से डेवलप हुआ है। बाकी जो विकसित देश हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोप है, उनका पहले से सिस्टम डेवलप हो चुका था और उनका जो सिस्टम है, खासकर जो यूनाइटेड स्टेट्स का सिस्टम है, उसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर और बिग टेक जिसे हम कहते हैं उन्होंने ये संभाला हुआ है। उनकी ये ज़्यादा हद तक उनकी मोनोपोली है, उस सिस्टम पे वो लोग चल रहे हैं, हर चीज़ उन सिस्टम। और चाइना का जो सिस्टम है वो काफ़ी क्लोज्ड है, वो ओपन नहीं है। तो हमारा जो सिस्टम है वो इनके बीच में है। हमारा जो डिजिटल, हमारे पास बिग टेक भी है, लेकिन हमने जो ये डीपीआई बनाया है वो ओपन सिस्टम है, तो इस पे कोई भी आके अपनी सुविधाएं दे सकता है। तो दिस इज आई थिंक द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर इंडिया, जो कि ये ओपन सिस्टम है, इसमें मोनोपोलीज को तोड़ने की भी क्षमता है। जैसे अगर आप चाहें कि हम बड़ी कंपनियों से डील नहीं कर, अगर मैं एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी गुड्स बेचूं
अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे और वो मुझसे बहुत कीमत चाहें, तो मैं ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाके अपनी चीजें बेच सकता हूँ। हालांकि इसमें टाइम लगेगा बढ़ने में, लेकिन ये क्षमता है उसमें, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये जो ओपन सिस्टम है, दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर इंडिया। इसमें कोई भी जुड़ सकता है, फाइनेंशियल पेमेंट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं, क्रेडिट के लिए जुड़ सकते हैं, आप बैंकिंग सिस्टम को जोड़ सकते हैं, आप गुड्स के लिए जुड़ सकते हैं, आप सर्विसेज के लिए जुड़ सकते हैं, आपकी जो डे टू डे सर्विसेज की दरकार होती है उससे जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ये हमारा ओपन सिस्टम है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पब्लिक जो है, जैसे पब्लिक गुड हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में कहते हैं, रोड्स होती हैं, ये पब्लिक गुड, कोई भी उसमें गाड़ी चला सकता है अपनी, एक बार सरकार ने ये बना दिया। इसमें ये फर्क अब ये है डीपीआई में कि ये सरकार भी बना सकती है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट सेक्टर भी बना सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे आजकल जो सड़कें बन रही हैं, काफी सड़कें जो बन रही हैं वो ऑपरेट तो ओपन सिस्टम पे करती हैं, कई टोल रोड्स भी हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी बना रहा है, लेकिन टोल रोड्स भी हैं। तो हमारा जो डीपीआई है वो ओपन भी है, प्राइवेट सेक्टर भी बना सकती है, और थोड़ा आपको कुछ उसको ऑपरेट करने के लिए, उस पर जाने के लिए थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा, लेकिन ओपन सिस्टम है। और मैं समझता हूं ये बेहतर सिस्टम है अमेरिका वाले सिस्टम से, क्योंकि जो अमेरिका का सिस्टम है उसमें मोनोपोली पावर बहुत है, और उसकी वजह से अगर आपको दूर दूर तक पहुंचना हो, जैसे कनाडा में आप ले लें, दूर दूर तक आपको डिजिटल सुविधाएं नहीं है, बिकॉज कोई प्राइवेट कंपनी वो उनकी आबादी बहुत कम है और स्केल नहीं मिलता कनाडा में उनको। तो जो प्राइवेट सेक्टर डिजिटल कंपनीज है वो दूर जाना नहीं चाहती। तो हिंदुस्तान में आबादी तो बहुत है और स्केल आराम से मिल जाता है आपको, लेकिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम दूर दूर तक फैला सकते हैं इस सिस्टम को। तो ये हिंदुस्तान का जो ये एक फायदा ये होगा कि ये ओपन है, और दूसरा फायदा मुझे लग रहा है ये होगा कि अगर कोई भी देश अगर ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहे, जैसे कि एम्बेसडर भाटिया कह रहे थे, हमें इनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। जैसे अफ्रीका में है, उनके सिचुएशन जो हमसे भी अभी डेवलपमेंट में हमसे भी कम है, लेकिन उनको ये चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सा सिस्टम वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्या वो बिग टेक अमेरिकन सिस्टम अडॉप्ट करना चाहेंगे डिजिटल का, या कि हिंदुस्तान का सिस्टम अडॉप्ट करना चाहेंगे। और मुझे लगता है हमें ये जो क्षमता मिलेगी एक्सपोर्ट करने की, ये काफी हद तक हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेगी। बट इसको हमको बड़े टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज वहां पे बहुत कंट्रीज कंपीट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स भी कंपटीशन में होगी वहां पे, यूरोप भी होगा और खासकर चीन भी होगा उधर। तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोडक्ट है, अगर आप डेटा प्रिवेसी वगैरह को 1 मिनट के लिए हटा दें, कीप इट इन द बैकग्राउंड, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, आई थिंक दुनिया को इस प्रोडक्ट की इस समय काफी जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ही तंग आ चुके हैं डिजिटल मोनोपोलीज से। दुनिया भर में लोग तंग आ चुके हैं डिजिटल मोनोपोलीज के लिए, नॉट ओनली बिकॉज दे एक्सप्लॉइट द मार्केट, बिकॉज ये हम डे टू डे जिंदगी में अब ये बहुत इंटरफियर करने लगे हैं। जैसे इलेक्शंस में इंटरफियर करने लगे हैं, डेटा प्रिवेसी का काफी हद तक उन्होंने इंटरफियर। तो ये जो सिस्टम है, मुझे लगता है द टाइमिंग फॉर डिजिटल जी रजत जी, हमारे आपके पास में हम आते हैं, कुछ और जानकारियां हम अपने व्यूवर्स तक पहुंचा दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज P20 मेहमानों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी भी कर रहे हैं। आइए उसकी क्या तैयारियां हैं हम आपको दिखाते हैं। यशोभूमि के अमलतास हॉल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ P20 अतिथियों के लिए विशेष लंच की मेज़बानी करने जा रहे हैं, और आपको दिखाएं यहाँ पर अमलतास हॉल में विशेष तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर एक विशेष कटलरी नज़र आ रही है जो सोने की पॉलिश से सजी हुई है। ये कटलरी मुरादाबाद से मंगाई गई है। मैं चाहूँगी कि हमारे कैमरा पर्सन ये दिखाएँ। इस विशेष कटलरी को हमारे मुरादाबाद के साथियों ने बनाया है। मुरादाबाद की खूबी है ये, और इसीलिए ये वहीं से मंगाई गई है। साथ ही साथ इस कटलरी में परोसे जाएंगे भारतीय व्यंजन, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो देश में उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और सबसे विशेष बात यह है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। उसके बाद से भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर
पर मिलेट्स उत्पाद प्रदर्शित करता रहा है। मिलेट व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को परोसे जा रहे हैं और P20 भी इस सिलसिले में यही एक कवायद प्रस्तुत करेगा। P20 में भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को, G20 देशों के संसद अध्यक्षों को, आमंत्रित देशों के संसद अध्यक्षों को मिलेट से बने उत्पाद पेश किए जाएंगे। उन्हें रागी का दही भल्ला खिलाया जाएगा, उन्हें जयपुरी नन्हे आलू की सब्जी पेश की जाएगी, किनुआ का भी इस्तेमाल होगा, एवोकाडो का भी इस्तेमाल होगा और ये विशेष व्यंजनों के बाद जो मिठाई होगी उसमें कलकत्ता की दाब रसमलाई पेश की जाएगी, तिरामिसू होगा और उसमें साथ में दक्षिण के कॉफ़ी का फ्लेवर भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं विशेष लंच के लिए और इनमें सबसे जो ख़ास बात ये है मिलेट पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उसमें जिंक होता है, उसमें आयरन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और जब हम जो भी खान पान करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि वो पोषक तत्वों से भरपूर हो और जब मिलेट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो दुनिया इस मिलेट की ओर आकर्षित हो रही है। और भारत प्रमुखता से मोटे अनाज का उत्पादन करता है जिसमें बाजरा होता है, जिसमें समा होता है, ज्वार है, रागी है और यहाँ आज P20 के जो आमंत्रित अतिथि हैं उनके लिए जो विशेष व्यंजन तैयार किए गए हैं उनमें मिलेट खास तौर पर शामिल किया गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ मैं शालिनी, संसद टीवी। So that was Shalini giving us details of the menu of the lunch that will be hosted by Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar for all the representatives after the session, the concluding session. And Ambassador Tripathi, what a menu! Such a combination of the old and the new, representative of the global south and north, everything put together on one table. हेल्थ Such a प्लस blend टेस्ट mix. दोनों का ध्यान रखा गया। हेल्थ प्लस टेस्ट। हाँ, सच ए ब्लेंड मिक्स कि दोनों का, आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखा गया, स्वास्थ्य का भी, और इसका भी ध्यान रखा गया कि आपकी टेस्ट बड्स बना रहे जो हैं वो भी संतुष्ट हो जाएं। देखिए, इस मामले में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भारत के प्रयासों से ही इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। वो क्यों ऐसा हमने करने की कोशिश की? क्योंकि मिलेट जो है, जो कोर्स मोटे अनाज जो हैं, मेरे बचपन में मैं जानता हूँ 40-50 साल पहले तक इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर थे, गेहूँ चावल इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन अब हम सिर्फ फैशन के चक्कर में इधर आ गए हैं। आप देखिए G20 में जो हमने ये कहा वहाँ भी ऐसे ही किया गया था। ग्लोबल साउथ में जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनमें पानी की समस्या है, खाद की समस्या है, इंसेक्टिसाइड की समस्या है। मिलेट्स जो हैं ऐसे अन्न होते हैं, ऐसे मोटे अन्न होते हैं जो कम पानी लेते हैं, कम खाद लेते हैं, आर्टिफिशियल खाद नहीं लेते, और जो कम इंसेक्टिसाइड लेते हैं, और स्वास्थ्य के मामले में वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमने बहुत सोच समझ करके ऐसा वो किया कि जिन देशों के पास बड़े महीन चावल या महीन गेहूं नहीं है, वो ये खाएं, ये उससे ज़्यादा ही शक्ति देगा, उससे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होगा और कम पैसे में, कम रिसोर्सेज में हो पाए। Exactly. And Dr. Charu, coming back to digital economies and digital infrastructure, how to enhance and increase that. One of the guests was talking about how India should now endeavor to collaborate with like-minded countries or countries interested in forwarding their digital agendas. I totally agree with him, and I also agree with you that collaboration is required to ensure that India is able to prove its point to the world that what I also said, whatever works in India will always work elsewhere, but whatever works elsewhere may not work in India. Now, taking his point forward and clarifying it technically in a different light, in a better perspective, he was constantly referring to open source. Now, there are two concepts which I would want our audience to be aware about. One is digital public goods, and other is digital public infrastructure. So DPG, digital public goods, are essentially those steps taken by any nation to achieve sustainable development goals. So as you would know that there are 17 sustainable goals that have been set by UN body to be achieved by 2030.
So any nation working towards SDGs, when they use digital technologies, DPGs come to their rescue. In terms of DPG, India has been able to put forth 2 DPGs to the world outside. Okay, the first one is called as MOSIP, M-O-S-I-P. So MOSIP is Modular Open Source ID Platform, which we have put forth because it's totally open in nature and hence DPG towards SDG. And the other one is Mojaloop. Okay. Mojaloop is a digital payment platform that is actually emanating from UPI. So these two totally open, helping world over all the countries to emulate it to achieve number 1 for ID, which is our MOSIP, and for payments is Mojaloop. Now coming to DPI, Digital Public Infrastructure. अब Digital Public Infrastructure पॉपुलेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसका नाम ही अगर आप देखिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें हैं, रेल है, वैसे अब डिजिटल के मामले में हम सब कुछ हर व्यक्ति तक पहुंचा सके पॉपुलेशन वाइड. और इसको पहुंचाने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी. इसको पहुंचाने के लिए हमें ओपननेस से थोड़ा क्लोज और प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस पे भी आना पड़ेगा. लाइक DPI को अगर आप लेके चलिए, जैसे हमारे पास है हमारा डिजिटल ID, जो हम UPI की बात कर रहे हैं और आधार की बात कर रहे हैं पेमेंट के लिए, इसमें हमने सारे प्राइवेट सेक्टर भी तो लिए. हम पेटीएम भी ले रहे हैं, और सॉरी वो आपका पे ID के लिए ले रहे हैं, भीम ले रहे हैं, तो हम प्राइवेट भी लेते हैं, हम पब्लिक भी लेते हैं. वो DPI है जी. इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में एक नया DPI बनाया है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए. उसका नाम है ADEX. और सिंपल शब्दों में सीड से लेके स्केल तक, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन, उसकी फार्मिंग, उसकी पेस्टिसाइड्स की बात हो रही थी, और उसकी मास प्रोडक्शन के बाद होलसेलर, रिटेलर, पूरी वैल्यू चेन के लिए मुझे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स की भी मदद चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी उनकी भी चाहिए, और कुछ पब्लिक स्केल भी चाहिए. और इंडिया ने ऑलरेडी ADEX बना के एग्रीकल्चर में डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयारी शुरू कर दी है. तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि इंडिया DPG में भी काफ़ी आगे है और DPI में भी बहुत आगे है. DPG सारी दुनिया बहुत बना रही है. 17 SDGs को हासिल करने के लिए 80 DPG हमारे बन चुके हैं पहले SDG 1 के लिए, 39 बन चुके हैं दूसरे क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और 35 बन चुके हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी के लिए. वेयर एज DPI में हम लोग इक्का दुक्का वर्ल्ड ओवर बना रहे हैं हर कंट्री. एंड वी कैन से दैट we can be the leaders there, are the leaders there, and we are already competitive to the countries elsewhere. Exactly. And Dr. Charu, same time मेरे दिमाग में एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है आपकी बातों से ही, कि हम बहुत आगे हैं डेफिनेटली, लेकिन क्या आप ये समझा सकती हैं, क्योंकि हम P20 फोरम पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त में, जहाँ पर पूरा वर्ल्ड जो है वो एक साथ में, क्या हम अपने DPI को बाकी कंट्रीज के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं? इस तरफ हमारा क्या नजरिया हो सकता है? करना नहीं चाह रहे, कंट्रीज हमारे पास आ रहे हैं. मुझे अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से याद है कि आज से 5 साल पहले मुझे स्विस एम्बेसी ने अप्रोच किया कि क्या इंडिया स्विस के साथ रिश्ता बना के आधार की टेक्नोलॉजी स्विस एक्सपर्ट्स को बताएगा कि नहीं. आप इमेजिन करिए, कंट्रीज हमारे तक आ रही हैं, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. हमने जो प्रोडक्ट्स बना दिए हैं वो ऑलरेडी चर्चा का विषय और एक इंस्पिरेशनल लाइट हाउस बन चुके हैं. Exactly. And your take, Ambassador Tripathi? Yes, certainly the countries are coming to us. As I said earlier, only 55 countries have access to digital platforms. So now more and more countries, especially during the G20, more and more countries have experienced it, as you must have seen. The entire pavilion. Yes. Yeah. So they have experienced, they are coming, they have approached us, and we are going to assist them, we are going to give them technology and assist them in forming their own platforms so that they can come up with digital platforms and digital education. And this has been a hallmark of Indian economy now. Now our digital platform system, we have already mentioned there are 9 pillars of our digital platform which we are going to share, and that there's a
First is broadband highway, which we are, I mean G5 and G6, we are working on. Second is universal access to mobile connectivity. There are many countries which do not have any access to mobile connectivity. We are going to help them out. I'll give you an example of Africa. In Africa, we have initiated 3 projects. They are very, very good and very welcome they are. One is e-education. Many premier institutions of higher education in India have been connected with the institutions there. And online education in real time education is being given. Second, e-commerce, e-governance. All the heads of state of Africa, they have been connected by India through a digitized platform, where they can communicate with each other and in groups without... Basically have a digitized hotline. Exactly. And third is e-health. Many Indian premier health institutions have been connected to premier health institutions in Africa, where the doctors, surgeons can even get the real-time advice on operations, surgeries. So that that is what. Then public international access program, and then we have e-governance, as I said, e-Kranti, that is electronic delivery of services, as Ma'am Charu was mentioning. Then we have information for all. That is one slogan that we are still working on, that everyone should have all information. And you know, this part so of when we talk of India being the guiding light as far as digital advancement is concerned, of what you have told us and explained to us, it seems Africa is going to benefit the most. Oh yes, yes, Africa is going to benefit more. Then e-manufacturing. In Africa, we have produced under the MSME sector. We have already established some laboratories where we train them for e-manufacturing, like mother machine. You put raw material, iron or whatever, and then you feed the program, and exactly the same replica in 3D comes out. Wow. So these are the things. Then IT for jobs, no explanation is needed. Right. These 9 pillars have developed India have catapulted India into another space. इसका ग्लोबल लीडरशिप as far as और इसकी काफ़ी मदद मिलेगी, खास करके अफ्रीकन यूनियन की बात करें, जिन्हें फर्स्ट टाइम शामिल होने का मौका मिल रहा है आफ्टर G20 P20 में। हम आगे बढ़ते हैं। राजीव भाटिया, मेरा सवाल आपसे है, हम बात कर रहे हैं DPI और बाकी कंट्रीज़ को लेकर के कि भारत कैसे अलग है। मेरा सवाल अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कि अगर हम सिंगापुर या फिर बाकी कंट्रीज से UPI, जिसकी बातचीत अभी चल रही है कि अब हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो बाकी कंट्रीज में भी होंगे, तो क्या ये DPI का ही हिस्सा होगा या फिर इसे, मतलब मेरे सवाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने जो भारत ने ये सारी योजनाएं बनाई हैं और जिनको कार्यान्वित किया है भारत के भीतर, वो तो अलग बात है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ हमने कर लिया है वही 100% दूसरे देश उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। हर देश की अपनी विभिन्न आवश्यकताएं हैं, और इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा, और मुझे खुशी है कि बाकी दोनों पैनलिस्ट ने उसको सपोर्ट किया है, कि एक तरफ पब्लिसिटी और प्रोजेक्ट reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. I would like to draw the kind attention of this distinguished gathering towards the G20 meeting on digital economy held in Bengaluru on 19th August 2023, during which an outcome document was published. Perhaps the most important section of the document is stated, and I quote, "Under the India's presidency's initiative, we recognize that digital public infrastructure, hereinafter referred to as DPI, is described as a set of shared digital systems that should be secure and interoperable and can be built on open standards and specifications to deliver and provide equitable access to public and public or private services at a societal
scale and are governed by applicable legal frameworks and enabling rules to drive development, inclusion, innovation, trust and competition, and respect human rights and fundamental freedoms, unquote. Excellencies, it's indeed a remarkable development that for the first time, a major multilateral grouping recognized the importance of DPI, provided a working definition for it, and detailed principles and approaches that might be considered in its development and deployment. It's, in many respects, the framework to further build a global DPI agenda. India's presidency, drawing from its own successful experiences with India Stack, a homegrown digital public infrastructure DPI framework, made clear the importance of technology in governance and the role of community and markets to achieve a sustainable and robust digital transformation. I am happy to note that DPI has swiftly evolved into a global term for digital transformation. Everyday interactions in contemporary India have changed since the arrival of digital platforms. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all three foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and the data exchange platform to safely share personal data without compromising privacy. The rise of DPIs-driven DPIs has exponentially increased market-driven innovation. Offline service providers can now seamlessly transition online, reaching a wider audience without the burden of marketing expenses to reach a larger audience. The Open Network for Digital Commerce, ONDC, and Open Network for Education and Skilling Transaction are just a few examples of this transformative trend. World Bank has appreciated in a recently held G20 report that India's progress in DPI for its transformative impact and rapid achievements in just 6 years, which otherwise could have taken many decades. The efficiency, innovation, and speed of a digitally connected world has the potential to expand for everyone. The opportunities for human progress in the digital age will outweigh the challenges if we join together in a spirit of cooperation. Technologies have the potential to make our world fairer, more peaceful, and more just. For achieving this outcome, we must work together to lay the foundations of an inclusive digital economy and society for all. This calls for rigorously pursuing policies and sustainable investments that will enable people to leverage upon technology to build better lives, resulting in a peaceful and stable world. Making this vision a reality will require all stakeholders to find new ways of working together to bridge divide between the digital haves and digital have-nots. Thank you. Thank you, sir. बोल दो थोड़ा इस सेशन के बारे में Esteemed colleagues, today we had very fruitful deliberations on the theme transformation in people's lives through public digital platforms. The world we live in has undergone phenomenal changes. For its legislatures, public opinion and public aspirations are the key in framing meaningful and path-breaking legislations. Public digital platforms can go a long way in not only disseminating the public opinion to the lawmakers, but also help the decision makers to effectively translate laws into action on the ground. In India, public digital platforms are proving to be one of the most powerful windows for transforming the lives of the people in general. I am sure all of us will try to learn from each other towards leveraging public digital platforms for bringing effective and positive changes in the lives of countries. Now I hand over mic to Honorable Speaker, Lok Sabha, Manya Shri Om Birla Ji, for concluding remarks of this session of the summit. G20 देशों के प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधिगण P20 सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं
आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, 2 दिनों की सार्थक चर्चा के बाद अब हम भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन पर आ गए हैं। मैं इस अवसर पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें विषय पर P20 शिखर सम्मेलन की सफलता के योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। P20 सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्यों के एडॉप्शन में P20 की प्रक्रिया और मजबूत हुई है। मुझे विश्वास है कि जिन विषयों को हमने लिया है, SDG, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास, डिजिटल, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों सत्रों में आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव और अपने अनुभव और अपने इनपुट को साझा किया है। निश्चित रूप से इन चारों विषयों को हमने मानव केंद्रित विषयों को रखा है और आने वाले समय में इससे जो G20 पर चर्चा हुई है, इन मानव केंद्रित विकास को हम P20 सम्मेलन को आगे लेकर जाएंगे और इन विषयों पर अपनी अपनी संसदों में सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे। पिछले 2 दिनों के दौरान हुए विचार विमर्श ने G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सदस्यों ने विचार विमर्श के लिए चयनित विकास से हटकर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। मुझे हाल ही की जियो पॉलिटिकल घटनाएं और कई उसमें आर्थिक मुद्दे भी हैं। कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन के रेजिलियंस की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। मैंने इन उल्लेखों को ध्यान से सुना है। आज के इंटर कनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम माननीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सभी अतीत उल्लेखों और सुझावों का स्वागत करते हैं और हमने उन सुझावों को नोट भी किया है। इसलिए हमने सहमत संयुक्त वक्तव्यों के पैरा 27 में इस बात का उल्लेख भी किया है। मैं पैरा 27 का कुछ विषय, कुछ बिंदु आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। जनप्रति के रूप में हम संसद सदस्य इस विशेष स्थिति में हैं कि हम जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतियां
और कानून का निर्माण कर सके। हमारी भूमिका सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में है तथा जन कल्याण के उद्देश्य से सुशासन सुनिश्चित करने में हमारी संसदों का और संसद सदस्यों का विशेष रूप से योगदान है। एक्सेलेंसी, आपकी मेजबानी करना मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे आशा है कि भारत में आपका प्रवास सुखद और सफल रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने प्रवास के दौरान भारत के समृद्ध इतिहास, बहुरंगी संस्कृति का भी आनंद लें और उन स्थान का भी भ्रमण करें। मैं आपका पुनः भारत आगमन पर स्वागत करने तथा जन कल्याण के विषयों पर अब आपने जो चर्चा की, संवाद किया, जो बहुमूल्य बातें आपने की, हम सब उसको लेकर आगे चलेंगे और अपनी अपनी संसदों के अंदर जन कल्याण का काम निरंतर इसी गति से करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर ब्राजील और उनकी टीम, जिनको G20 की अध्यक्षता मिली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। अब मैं ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर आए और अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करें और मैं ब्राजील की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Senhor Bombila, presidente da Lok Sabha, senhor Jagdeep Dhankar, presidente da Rádio Sabha, senhor Duarte Pacheco, presidente da União Interparlamentar, colegas presidentes de parlamento e chefes de delegação, senhoras e senhores. Tenho a honra e o privilégio de receber, em nome do Parlamento do Brasil, a presidência do P20. O trabalho árduo e bem-sucedido da presidência indiana do último ano é a medida do imenso desafio que teremos no Brasil para recebê-los da melhor maneira possível em 2024. Estejam seguros de que não nos faltarão a energia e a conhecida hospitalidade do Brasil. Para ilustrar isso, nossa delegação presenteou as demais delegações com uma edição da Constituição Federal Brasileira que completa 35 anos neste outubro. Sempre que necessário, não hesitaremos em recorrer aos bons exemplos e à cooperação dos nossos amigos do Parlamento indiano, aqui representados pelo presidente Birla e pelo presidente Dhankar. Tenho a certeza de que contaremos também com o apoio decidido e competente da União Interparlamentar, presidida por um lusófono como eu, o presidente Duarte Pacheco. Senhoras e senhores, vivemos tempos interessantes e conturbados. Temos que enfrentar múltiplos desafios que muitas vezes estão além das capacidades exclusivamente nacionais. Fome,
session finally concluding. We heard Honorable Speaker Shri Birla's closing remarks, concluding remarks, and I've taken note of some, Ambassador Tripathi and Dr. Charu and also Pranjali. 3 points that I found very interesting. One, he said, first of all, making concerted efforts collectively towards achieving the P20 goals, which is for everybody. Then making every goal human-centric, that we have all this while been talking about. And finally, seeking peaceful resolution to conflict situations, which is again a very strong reference, Ambassador Tripathi, to the ongoing situations worldwide, particularly in Israel and Ukraine. Well, you see, that's a little unfortunate that every conference or every meeting nowadays, which is even focused on economic or any humanitarian issues, geopolitical issues creep in, because you cannot isolate one from another. You cannot distinguish, you cannot separate. Now, his remark that we should make concerted effort to solve the problems of the humanity, which with a human-centric approach. It is not machine-centric approach. It's human-centric approach, because what happens is very often we form the rules. When we form the rules, we think that people are for rules. People are meant for rules. Not rules are meant for people. So there is a need to change this approach to be human-centric, because what will help the humanity in developing and what will help humanity in eradicating violence or violent activities will have to be worked here. And that is what Om Birla has very pointedly mentioned. Dr. Charu? I agree with the concluding remarks in the parliament as well as of the eminent speaker next to me. And I think to adopt an human-centric approach, we need to use digital technologies as a tool, which our Honorable Prime Minister also said long ago that digital technology for social benefit can work only if we focus on 5 I's. So those 5 I's were mentioned here directly or implicitly. One is obviously inclusiveness, and second is indigenization, because which I brought in. Government of India is already working on digitizing our ancient scriptures and inscriptions as an initiative which would be called as Bharat or Shri, which is probably a step to amalgamate modern technologies with indigenous knowledge systems. And third is innovation, where Startup India and Made in India and Make in India are doing their bit. Apart from that, all this is not possible if digital infrastructure is not in place, which is our 4th I. And 5th I, P20 and G20 together have told us is international cooperation to achieve one earth, one family and one future. So I think we are all moving in coherence and convergence to achieve aim of not just our country but of the entire world. Right. जी बिल्कुल. और डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर चारू, जो उनके क्लोजिंग रिमार्क्स थे स्पीकर के हमने जो सुना, जो पूरा एक कंक्लूजन जो है कि संसद अपना काम करे, और जो भी काम करती है संसद वो जनहित में करती है, क्योंकि जनता के लिए ही पूरी संसद है. ये एक बहुत बड़ा मैसेज P20 के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ने दिया है. पैरा अगर मैं 27 की बात करूं तो संस्कृति और हिस्ट्री को भी जाना जाता है भारत. हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास को जाना जाता है. पैरा 27 का उन्होंने जिक्र किया. ब्राज़ील को उस वक्त हम अभी भी यशोभूमि से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये वहीं से हैं. और देखिए शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने, क्योंकि अगली जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील के पास में है G20 की. तो उन्होंने शुभकामनाएं दी. सत्र के आखिरी चरण में हम हैं और हम कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट जो है वो हमारा है. G20 के बाद P20. प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरा जो ये साल है हमारे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं रहा. हमने पूरी संस्कृति को जो है वो विश्व के सामने रखा है, देश के सामने हमने रखा है. बहुत महत्वपूर्ण पल, और वही की जो तस्वीरें हैं कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं. लेकिन अगर मैं उपसभापति की बात करूं तो जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, और आपने भी जो चर्चा की उनकी बातों में भी कहीं ना कहीं वो बात घूम फिर करके आई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी उन्होंने दी है कि वहाँ पर जो बातचीत हुई है P20 के प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि
डीपीआई में स्पीड इन पेमेंट, डेटा सेफ्टी की बात आई, जो हम अभी थोड़ी देर पहले जो हम आपस में कर रहे थे, रिड्यूस मार्केट एक्सपेंसेस, ओएनडीसी की आपने बात की, वो उन्होंने अपनी बातों में जिक्र किया था, ये तमाम बातें। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ और भारत एक तरफ, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके हैं डॉक्टर चारू, इस तरफ क्या कहेंगे आप? भारत और इंडिया का जो फ़र्क था ना, वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इंडिया से दिमाग में एक इमेज आ रही थी अर्बन इंडिया की, इलीट इंडिया की, और भारत से रॉन्गफुली जो इमेज आ रही थी अब वो चेंज हो रही है। आपने ही खुद कहा कि भारत संस्कृति और संस्कृत एज लैंग्वेज, इसकी एक्सेप्टेंस के बाद, टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस के बाद, आई पर्सनली फील कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ही सोशल बेनिफिट कर सकती है और भारत को एक सक्षम नेशन के रूप में वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट करवा सकती है। जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया वो ऑलरेडी अपने आप में एक मिसाल है। राइट, एंड आई थिंक एम्बेसडर जयंत दासगुप्ता इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अस, एंड these are live visuals coming from Yashobhumi. The session एक्सेलेंस, नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन की सफलता में आपके योगदान के लिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं। मेरी आशा है कि आपकी भारत यात्रा सुखद, मधुर और नई स्मृतियां लेकर जाएंगी और आप पुनः भारत की यात्रा पर वापस आएंगे। आप सबने जो 2 दिन तक सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संवाद किया और चर्चा संवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया, उसके लिए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। अब मैं नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करता हूं। अब मैं आपको भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा आयोजित लंच के लिए आमंत्रित करता हूं। And that brings us to the closure of New Delhi P20 summit, and this will be followed by a lunch which is hosted by Honorable Vice President of India Shri Jagdeep Dhankar. All the parliamentary representatives of G20 countries will now relish the table which is a mix of new, old, west, east, south, everything in a little while from now. And Ambassador Dasgupta, we were trying to interpret and discuss and analyze the closing remarks of Honorable Speaker, and again references to collective approach, human-centric growth, and peaceful resolution to every conflicting situation. Your remarks. Well, I think the Prime Minister has also been speaking about human-centric growth, and I think yesterday he did mention it very pointedly, that the focus must shift now of development to human-centric development, because unless we take care of the last person, especially in the developing countries and the poorer countries, the global south, the whole world can't progress as a family, and that is of the essence in this one planet, one family, and one future. So we have to take care of the last person. That is one thing. The second issue is about conflict and the need, the imperative need to have peace. As the Interparliamentary Union Chairman Duarte Pacheco had mentioned in his
inaugural speech yesterday, if there is no peace, there can't be any sustainable development. We can forget about it. And in large parts of the world where there is conflict, in Ukraine, Russia, in Israel and the Gaza Strip today, and in many parts of Africa, there is conflict. And that is why the attainment of the sustainable development goals in many of these areas would only remain an objective which is unlikely to be fulfilled till peace is restored. So that is of the essence, that we need conflict resolution, and it has to be through negotiated settlement. The Prime Minister has today also mentioned about conflict resolution in the context of, though perhaps he didn't mention the Israel-Hamas conflict, but the indications were clear that we want peace there to be established, and the best way to do it is through dialogue. And the best way, dialogue is the only way out. A quick wrap-up, Ambassador Tripathi and Dr. Charu. Well, overall, this conference was very successful. They discussed 4 very important and pertinent issues, which were sustainable goals, green energy, women empowerment, and digital transformation. And I hope that Brazil will take it from here, and during its presidency, it will develop it in a more pragmatic way. Let me tell you that Brazil is also quite good and quite advanced in digitization and women empowerment. Let me give you an example. There is a thing called, there is a project called Bolsa Familia, family packet, for the families living below poverty line. The Reserve Bank of Brazil, that is Banco do Brasil, keeps this thing, their data updated, and every month sends a particular amount to the account of the lady of the house. Wow. Women empowerment, subject to 3 conditions. That one, they vote, the members of the voting age vote. They go to the health clinics every month. And have you served in Brazil, sir? Yes, and that the child of school going age goes to school regularly. So this is wonderfully working, and I think India was emulating this. I don't know how far it has been successful. Dr. Charu? Yeah, thank you. And I personally feel that India has already set a lead, and digital as a tool of inclusiveness or social benefit is making a difference. और ये सारे संदर्भ में जो चर्चा हुई, इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि जाने अनजाने में हमने ESG मॉडल को फॉलो किया है, जिसमें एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नमेंट तीनों का समागम है, और ये डिजिटल से ही संभव है. थैंक यू. डॉक्टर चारू, हमने जो चर्चा हम इस वक्त जो सुन रहे थे और जो क्लोजिंग रिमार्क, तो पैरा 27 की चर्चा एक बार फिर से मैं आपसे करना चाहूँगी, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं. देखिए, G20 भी ऐसे समय चल रहा है जब टेररिज्म, आतंकवाद, यूक्रेन वॉर, हम इन सारी स्थितियों से गुजर रहे हैं, और P20 भी अभी ऐसे ही समय हो रहा है. और प्रधानमंत्री ने, हम आ रहे हैं आपके पास में डॉक्टर चारू, सीधी तस्वीरें देखिए. ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो यशोभूमि पहुंच चुके हैं. जितने भी डिग्निटरीज हैं, वहाँ के जो डेलीगेशन है जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं, उनको आज आमंत्रण है लंच के लिए ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से. कुछ देर पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और हम मेन्यू बता रहे थे. हमने बताया, हमारी जो सहयोगी शालिनी, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ से दिखाई, उन्होंने हमें जानकारी दी, और इस पर हमने स्टूडियो में भी चर्चा की कि कैसे हम हेल्थ और टेस्ट, हम दोनों का पूरा ध्यान रख रहे हैं, और दोनों के समागम के साथ में लंच होस्ट किया जा रहा है. सीधी तस्वीरें यशोभूमि से, ऐतिहासिक पल, पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट का तीसरा दिन, आखिरी सत्र के आखिरी दौर में इस वक्त हम सब. अभी कुछ देर पहले ही हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनका हमने क्लोजिंग रिमार्क सुना, और अभी ये सीधी जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, जितने डिग्निटरी, जितने मेहमान आए हैं, उनसे इस वक्त
ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर मिल रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ। प्रोटोकॉल के तहत ये पूरी मुलाकात। G20 के बाद P20 की प्रेसिडेंसी बैक टू बैक, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका भारत के लिए। पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट बहुत महत्वपूर्ण ये भारत के लिए आफ्टर G20। You're right, Pranjali. Good afternoon, viewers. I'm Tina. So now, as you can see visuals on your screen, the Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar greeting Lok Sabha Speaker Om Birla. The thematic sessions this morning have gotten over. There were two sessions this morning, one on women empowerment, from women empowerment to women-led development. That's been a key priority of India's G20 presidency, and that's a distinct concept that has resonated well among the G20 countries. And now, post the thematic sessions, now the Vice President and Rajya Sabha Chairman greeting the presiding officers and the visiting dignitaries who are here in India for the P20 summit. Before the lunch, after the greeting ceremony, the guests will be taken to the Amal Taj Hall for the lunch session, after which the P20 summit will formally conclude. The photo opportunity with Mr. Sia Kian Peng, Speaker of the Parliament of Singapore. He was welcomed warmly by the Rajya Sabha Chairman, Mr. Jagdeep Dhankar. So one by one, the presiding officers of each of these parliaments will be walking in. On your screens now, Ms. Sue Lines, President of the Australian Senate. She was one of the keynote speakers earlier this morning. She spoke on women-led development. In fact, she congratulated India for the recently passed Women's Reservation Bill, and she said India is on the right path as far as women's progress and women's empowerment is concerned. An interaction with the presiding officers. The two presiding officers greeting. यशोभूमि से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट अपने आखिरी चरण में और ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। The Vice President of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha, and as the presiding officer of the upper house, he is hosting this lunch for the delegates who are here in India. The delegates comprise of presiding officers of parliaments of the G20 countries as well as the invitee countries. Today is the final day. The two thematic sessions have gotten over, and now post-lunch, the P20 summit will formally be over. After a very successful G20 summit and the adoption of the joint declaration that we saw, the P20 has also been a success. Lok Sabha Speaker Om Birla announced yesterday that a unanimous consensus, of course, has been reached on the P20 declaration as well, and it's been adopted by the P20, which is the G20 Parliamentary Speakers Forum. Relatively new compared to the G20, P20 framework was formed in 2010 under Canada's presidency, but the first meeting of the P20 that took place was in Argentina. So relatively new because this is just the 9th P20 summit, and extremely important because after the G20, whatever commitments are made at the G20 by the leaders, they are in a way then discussed and deliberated upon by the parliamentary speakers, the Vice President and Rajya Sabha Chairman. He's welcome. G20 में जो बातचीत होती है, जो जिन मुद्दों पर सहमति बनती है, उनको ही आगे बढ़ाया जाता है पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट में। और जो Hiroyuki Nagahama, he's Vice President of the House of Councillors of Japan. And what's interesting after COVID is that you see all of these foreign delegates now greeting with a namaste. That's become the new normal post-COVID. P20 एक ऐसा समूह है जो कि G20 फॉर्मेट के अंतर्गत आता है और
बहुत ही सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और लोकसभा अध्यक्ष हों, उपसभापति हों, उन्होंने भी अपने रिमार्क में इस बात का जिक्र किया। यहाँ तक कि जितने भी मेहमान आए हों उन्होंने भी भारत को बधाई दी है। A conversation between Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar and Mr. Abdul Karim Ibrahim Darwish. He is head of Foreign Affairs Committee, member of the House of Representatives, member of Parliament from Egypt. Suppose the handshake, all of these delegates will make their way to the Amaltash Hall at Yashobhumi, the iconic convention center, the newly built convention center. It's an architectural marvel, as we've been telling you, and it was chosen as the summit for the P20 summit. The G20 happened at Bharat Mandapam at Pragati Maidan, another newly constructed building. So it gives us immense pride to see that here in New Delhi, we have these two amazing convention centers, world-class facilities are there, and the G20 took place at Bharat Mandapam, the P20 at the Yashobhumi. The Yashobhumi was newly inaugurated just a few days after the G20 summit. She's Nicola Beer, Vice President of the European Union. She represents the European Union at the P20 summit. And she's now being warmly greeted by Vice President Jagdeep Dhankar. Visuals on your screen, we believe she's brought a present for the Vice President as well. So all of these delegates will be welcomed one by one, which will be followed by lunch. We've seen earlier on how Lok Sabha Speaker Om Birla and Deputy Chairman of Rajya Sabha, they presided over the thematic sessions, 4 of them, 2 each, 2 happened yesterday, 2 today. And all of these very well curated, because India's presidency has set an agenda for inclusive, development-oriented growth, not just for India, but for the world, with the theme, One World, One Family, One Future. All of these thematic discussions that took place and the delegates who took part presented their views on how, in this geopolitical crisis, the world can move forward. So the problems are many, but solutions have to be found by the world together. And that's how India has given a new dimension to the G20 and P20 summits that were held in September. And so she's from Mexico. She also, I believe, this morning took part in the thematic discussion on women-led development. She hailed India's women's reservation bill as well, and congratulated India for the new parliament building. You would recall yesterday all the delegates were taken to a visit to the new Parliament House, and they were taken around how this newly built, newly constructed building was constructed in record time in less than 2.5 years. So immensely impressed by the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and she spoke to Sansad TV exclusively as well this morning. And she said India is on the right path as far as 33% reservation to women is concerned. In Mexico, it's 50%. So she said it was something that she was really glad to see India coming up on. 2 presiding officers of Mexico taking part in P20, and interestingly, both of them happened to be women. Mr. He Wei, Deputy Speaker of the Chinese Parliament, is now being greeted by Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar. In China, the parliament is called the National People's Congress. It's the supreme legislative body. And Mr. He Wei is the representative from China at the P20 summit. Next on your screen, Mr. Duarte Pacheco. He's the president of the Inter-Parliamentary Union. The P20 summit is hosted by the host country in collaboration with the IPU. And conversation between IPU president and the Rajya Sabha chairman. The Rajya Sabha in India is the upper house of parliament. A lot of these countries that have sent their representatives, they are bicameral legislatures just like India. So some of them have 2 presiding officers representing both houses, while some who are unicameral have sent in 1 representative. Mr. Duarte Pacheco, he spoke to Sansad TV as well at the Yashobhumi Convention Center.
And he said he was extremely proud of the way India conducted the P20 summit, with right from the theme to the kind of arrangements. And of course, he said he was immensely impressed by India's hospitality. Ana Rivera, she again is from Mexico. I was telling you there are 2 female presiding officers from Mexico. And you would remember she grabbed headlines. She's been there all over social media since yesterday because she tied Rakhi to Prime Minister Narendra Modi at Yashobhoomi yesterday after the Prime Minister inaugurated the P20 summit. Interestingly, she's been donning Indian attire since the time she's arrived in India. So even for the lunch, you can see her walking in Indian salwar kameez. So what the Mexican presiding officer did yesterday was quite interesting. It added a whole new personal touch to the way Prime Minister Modi is, seen across the world, and how somebody from Mexico, although India and Mexico share good relations, both cultural and historical, the fact that the presiding officer of Mexico tied a Rakhi to the Prime Minister made the event all the more memorable. On your screens now, speakers of the Legislative Assembly of Punjab and Haryana. They're being greeted by Rajya Sabha Chairman, Mr. Jagdeep Dhankar. Mr. Surajdev Phokir, he is the presiding officer, the Speaker of the National Assembly of Mauritius. He's being welcomed by the Rajya Sabha Chairman. Mauritius has cordial relations with India. And this morning, while taking part in the thematic discussion on transforming people's lives through digital public platforms, Mr. Phokir commended India for the kind of transformation it has brought about in India in the digital arena. He said UPI was a success story, and he hoped that this is something that Mauritius would also replicate to enable ease of living for the people living there. So a lot of these presiding officers have expressed their views on the 4 themes that India chose to discuss at the P20 summit. So after having greeted the presiding officers and the parliamentary delegates, you can see the presiding officers of both Lok Sabha and Rajya Sabha walking inside the Amaltash Hall, which is the lunch venue. And as our correspondents have been reporting since this morning, it's a mix of healthy and tasty food. On India's intervention, the United Nations declared 2023 as the International Year of Millets. So millets will comprise one of the main ingredients of the lunch that is being served. जी, और सीधी जो तस्वीरें हम